गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप। सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर चल रहा था संसाधन के रूप में लोग। हमने इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहा था, वो रहा था हमारी जो जनसंख्या है उसके विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप। हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ा था, जिनसे हमें ये पता लग रहा था कि मनुष्य या जो किसी भी देश की जनसंख्या है वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करती है, उनसे अपने आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करती है, इसलिए हम उनको आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणी में रखते हैं। आज हम उससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र के लिए जनसंख्या एक बहुमूल्य संसाधन होती है। क्योंकि आपको हमने बता दिया था कि जनसंख्या अगर चाहे तो किसी भी देश की विकास की जो गति है उसको आगे ले जा सकती है, बशर्ते वो जनसंख्या कार्यशील है। तो जनसंख्या की कार्यशीलता का होना ही जनसंख्या की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। यानी कोई जनसंख्या कितनी गुणवान है, कितनी विकास की ओर उन्मुख रहेगी, ये उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। और जनसंख्या की गुणवत्ता विभिन्न बिंदुओं से निर्धारित होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं शिक्षा, हम बात कर सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, और हम बात कर सकते हैं जीवन प्रत्याशा, जो जीवन प्रत्याशा जो कि स्वास्थ्य का ही एक भाग है, स्वास्थ्य का ही एक अंग कहलाता है ये। और इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं ये तीनों चीजें हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अब मैं बात कर लूँ कि जीवन प्रत्याशा क्या है। जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति की अनुमानित उम्र होती है। जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति की अनुमानित उम्र को कहते हैं, अनुमानित आयु को कहते हैं। यानी एक व्यक्ति अनुमानित है कितने वर्ष जिएगा, वो उसकी जीवन प्रत्याशा रहेगी। तो किसी भी देश के जो नागरिक हैं, किसी देश की जनसंख्या है, उसकी जीवन प्रत्याशा को उसके स्वास्थ्य से प्रदर्शित करके देखा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य अगर रहेगा तो जीवन प्रत्याशा भी प्रभावित होगी। क्योंकि अगर मनुष्य स्वस्थ है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, वो ज़्यादा जिएगा, ज़्यादा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को करेगा। अब हम इन एक के माध्यम से जानेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जानेंगे। तो जीवन प्रत्याशा तो मैंने बात की है कि हमारे स्वास्थ्य से ही संबंधित है, हालांकि तीनों को मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। अगर जीवन प्रत्याशा हमारी क्या है, स्वास्थ्य से ही संबंधित होती है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था मदद करती है, जनसंख्या की गुणवत्ता के रूप में उभर करके सामने आती है। क्योंकि हमने बात की इसकी शिक्षा, शिक्षा बात करते हैं शिक्षा की। तो आप जानते हैं शिक्षा किसी भी देश के आर्थिक विकास की कुंजी कहलाती है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों, विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी ज्ञान है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। मस्तिष्क का जो पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होता है शिक्षा के माध्यम से होता है। आप जानते हैं कि शिक्षा किसी भी देश की नींव इसलिए बन जाती है क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों की खोज के लिए, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की पहचान के लिए, या विभिन्न प्रकार के जो अन्य तत्व हैं उनके समुचित प्रयोग के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं शिक्षा और विभिन्न प्रकार के शिक्षा में बात कर रहे हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के लिए देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, या जो भारत सरकार है। क्योंकि आप जानते हैं हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपना कोई ना कोई कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान अवश्य रहेगा। वो शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता है। पंचवर्षीय योजना जो हमारी निर्धारित की जाती है, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को कुछ हमारा स्थान दे करके उसके लिए एक उद्देश्य निश्चित किया जाता है। और हम बात कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा की तो बात करते हैं, शिक्षा के माध्यम से देश में जो हमारा प्राचीन काल से हो रहा भेदभाव वो भी वर्तमान समय में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं देश विकास की ओर उन्मुख है, देश के विकास की ओर अग्रसर है। जो लड़कियों का जो स्थान पहले शिक्षा की दृष्टि से बहुत नीचे आता था, वो स्थान अब परिवर्तित हो गया है। यानी कि समान रूप से समग्र शिक्षा की बात देश में की जाती है। क्योंकि आप जानते हैं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से शिक्षा होने के बाद से देश जो GDP है, जो
सकल घरेलू उत्पाद है उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल उत्पादन क्षमता है या हम इनकम की बात कर रहे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और देश में शिक्षा के विकास के लिए व्यावसायिक शाखाएं भी, क्योंकि आप जानते हैं रोजगार जो नवयुवक हैं उनको रोजगार परक बनाने के लिए व्यावसायिक संस्थाएं सामने आई हैं। व्यावसायिक संस्थाएं लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। इसके लिए ITI की व्यवस्था भी की गई है जो व्यावसायिक केंद्र के रूप में देश में उभर करके आया है। उसके माध्यम से जो शिक्षित युवा हैं बेरोजगार हैं उनको विभिन्न प्रकार के व्यवसाय सिखा करके उनकी रोजगार की क्षमता है उसको बढ़ाया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है। तो शिक्षा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि शिक्षित अगर इंसान होगा, शिक्षित अगर व्यक्ति होगा तो जो उसे जो देश की जो विकास की दर है उसको आगे वो ले जा सकता है। वो अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को, आर्थिक क्रियाकलाप को करके आगे बढ़ सकता है। दूसरा हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य किसी भी देश की जनसंख्या की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर जनसंख्या कार्यशील भी है, शिक्षित भी है, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहती है तो उस जनसंख्या का सारा ध्यान अपने स्वास्थ्य की ओर रहता है। जनसंख्या का पोषण भी इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो जनसंख्या निश्चित रूप से कार्यशील रहेगी। वरना सारा की सारी जो हमारी बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलापों से जो हमारी आमदनी होती है, इनकम होती है, वो सारी स्वास्थ्य सेवाओं में या अन्य प्रकार की सेवाओं में जो मेडिसिन वगैरह हैं उनमें वो व्यर्थ करी जाती है। क्योंकि स्वास्थ्य ही जब बात कर रहे हैं जनसंख्या को संभाले रखने वाला, जनसंख्या का अस्तित्व बचाए रखने वाली चीज़ होती है स्वास्थ्य। आगे किसी ने कहा भी है इसके स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न प्रकार के वक्तव्य यहाँ पर हैं। कहा है कि धन गया यदि व्यक्ति का तो समझो कुछ जाता है, स्वास्थ्य अगर गया व्यक्ति का तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है। वो नष्ट हो जाता है क्योंकि अगर स्वास्थ्य चला गया तो वो कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। वो या तो अपने कहना चाहिए मुझे आराम पे रहेगा, आराम करेगा, विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप उसको करने चाहिए वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो स्वास्थ्य जो दर है वो कम होती चली जाएगी। और उससे क्या होगा, जो विकास की जो हमारी कड़ी है, विकास की जो चैन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री या पुरुष जो स्वस्थ नहीं होगा वो किसी विकास के जो कार्य है, विकास के जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनमें योगदान नहीं दे पाएगा। और स्वास्थ्य के माध्यम से ही किसी भी देश की जन्म दर और मृत्यु दर निर्धारित होती है। अगर आप जानते हैं खराब स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य की दर जो बेकार रहेगी तो वहाँ पे मृत्यु दर अधिक होना सुनिश्चित होगा, जिससे विकास की दर भी प्रभावित होगी। अब हम बात करेंगे इसी के आगे बात टॉपिक में आता है हमारा बेरोजगारी। बेरोजगारी ही देश के विकास को प्रभावित करती है और जनसंख्या की अवस्था को प्रभावित करती है। जो अगर व्यक्ति कार्य करने योग्य है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल पा रहा तो वो बेरोजगार है। और बेरोजगार है, कार्य करना चाहता है तो कार्यशील जनसंख्या में तो आता है वो, लेकिन कोई कार्य नहीं कर रहा है तो हमारे विकास की दर है वो सिंपल सी बात है नीचे जाएगी। बात कर लेते हैं बेरोजगारी क्या होती है। आप जानते हैं बेरोजगारी जिसे कहते हैं जो किसी देश की जो प्रचलित मजदूरी है उस पर काम करने वाले लोगों को भी रोजगार प्राप्त ना हो। यानी कोई मान लीजिए अगर बात करें जो प्रचलित मजदूरी हमने 200 रुपये तय की है, लेकिन लोग 200 रुपये पे काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिल पा रहा है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब मजदूरी पर काम करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को
रोजगार का ना, ठीक है। तो बेरोजगारी स्थिति होगी। अब हम बात करते हैं, आपने देश में विभिन्न प्रकार के लोग देखे होंगे, तो यहाँ पर जो बेरोजगारी है उनके कुछ प्रकार बताए गए। काम करने की दर के आधार पर यहाँ पर बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी किन प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहली मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। दूसरी होती है परिच्छिन्न बेरोजगारी, और तीसरी होती है शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौसमी बेरोजगारी की। मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जिस स्थिति में जो लोग हैं वो अपने किसी मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त करते हैं, या वर्ष के कुछ ही दिनों में उनको रोजगार मिलता है, बाकी के जो बचे दिन होते हैं उनमें वो खाली रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। ऐसी स्थिति तब आती है, उस कंडीशन में आती है जब किसान या ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर स्पेशली बात कर सकते हैं, जहाँ पर किसानों के खेतों में काम करने वाले मजदूर या विभिन्न प्रकार के जो बेरोजगार युवक हैं, उस समय के लिए वहाँ पर खेती में कृषि कार्य करते हैं। जैसे जुताई की बात कर लीजिए, निराई गुड़ाई की बात कर लीजिए, या फसल काटने की बात कर लीजिए, उस समय केवल उनको रोजगार मिलता है, बाकी समय वो खाली रहते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी परिच्छिन्न बेरोजगारी। परिच्छिन्न बेरोजगारी की ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति काम करने तो इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम करने की पूरी ये कहना चाहिए मुझे, उनकी जो स्थिति है निश्चित नहीं होती कि उन्हें कार्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए बात कर सकते हैं, एक खेत में काम करने वालों की जो आवश्यकता है वो 5 लोगों की है। 5 लोग एक खेत में कार्य कर सकते हैं आसानी से, जबकि इसमें 2 लोग एक्स्ट्रा और लगा दिए जाएँ, वो 2 लोग जो कार्य करेंगे वो 5 लोगों के द्वारा किए गए कार्य में ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, 2 लोग हैं वो परिच्छिन्न बेरोजगारी की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उनके जो क्या द्वारा किया गया कार्य है वो हमारी विभिन्न इस जो 5 लोगों द्वारा किए गए कार्य में बिल्कुल भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा। ये हमारी परिच्छिन्न बेरोजगारी का रूप कहता है। आगे हमारा आता है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा उदाहरण भी बन करके आई है, यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति बेरोजगार है, यानी विभिन्न प्रकार की ऊंची ऊंची डिग्रियां या शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी काम करने योग्य व्यक्तियों को कार्य नहीं मिल पाता, यानी शिक्षित व्यक्तियों को जो कार्य नहीं मिल पाता, वो हमारा कहलाता है शिक्षित बेरोजगारी। वास्तव में शिक्षित बेरोजगारी है वो गांव से लेकर शहरों में एक आम हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं, बेसिकली आप जानते हैं कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होते थे प्राचीन समय में, वर्तमान समय में सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रमुखतया यहाँ पर शहरों को हाईलाइट किया गया है। शहरों में जो शिक्षित बेरोजगारी है उसकी जो संख्या है अधिक देखने को मिलती है। इस कंडीशन में क्या होता है, मैं बताते हैं कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की डिग्रियाँ, स्नातक की डिग्रियाँ या स्नातकोत्तर की डिग्रियाँ, विभिन्न प्रकार की ITI डिग्रियाँ या विभिन्न प्रकार की तकनीकी डिग्रियाँ लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता, या उनकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिल पाता, वो हमारी बेरोजगारी की श्रेणी में आता है, यानी शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी में हमारा सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा आएगा बेरोजगारी के प्रभाव, यानी बेरोजगारी किसी देश में है, किसी क्षेत्र में है, तो उस देश पर, उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी बेरोजगारी के प्रभाव। बेरोजगारी के क्या प्रभाव पड़ते हैं, अगर प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो जो बेरोजगारी है उससे विभिन्न प्रकार के हमारे देश की जनसंख्या पर, देश के विकास पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले आता है जनशक्ति का ह्रास। जनशक्ति का ह्रास,
जनशक्ति का ह्रास किस प्रकार से आप समझ जाएंगे। आप जानते हैं जनसंख्या है, कार्यशील है, कार्य करने योग्य है, लेकिन उनको कार्य नहीं मिल पा रहा। तो जो उनके कार्य करने की क्षमता थी, जो कार्य शक्ति थी, यह जनशक्ति रोजगार न मिलने की वजह से उसमें लगातार कमी होती आती है। जो हमारे युवा हैं उनका मनोबल टूट जाता है। मनोबल टूटने के साथ साथ उनका यह जो हमारा जनशक्ति एक कार्य करने की शक्ति दर है वो क्षीण होती चली जाती है। यानी बेरोजगारी के इस प्रभाव की वजह से जनशक्ति का ह्रास होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं पारिवारिक झगड़े। पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक कलह की बात कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, कोई व्यक्ति है बेरोजगार है, उसके परिवार चलाने के लिए, परिवार का खर्च उठाने के लिए उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो साधारणतः उस परिवार में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों को लेकर के झगड़े होते रहेंगे और उस परिवार में जो झगड़े हैं वो विभिन्न प्रकार के अन्य और कारणों को जन्म देंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको आप एक बार देखिए। अगला पॉइंट आता है हमारा, जब परिवार में झगड़े होंगे, आप जानते हैं बेरोजगारी की वजह से आर्थिक समस्या उस परिवार में आ जाएगी। जब आर्थिक समस्या आएगी तो उस परिवार की क्या होगी, पोषण शक्ति का ह्रास होगा। पोषण होना चाहिए, पोषण की कमी, यानी उस परिवार में पोषण की कमी होगी क्योंकि भोजन ठीक प्रकार से नहीं मिल पाएगा। कितने पैसे की वजह से जो भोजन के हमारे अवयव है वो ठीक प्रकार से नहीं मिल पाएंगे, तो उस परिवार में पोषण की कमी होना प्रारंभ हो जाएगा। पोषण की कमी की वजह से बात कर सकते हैं उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। या कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य पर बेरोजगारी के प्रभाव जनसंख्या के एक बड़े भाग पर पड़ते हैं और जनसंख्या के स्वास्थ्य को नीचे लगातार गिराते जाते हैं। अगला इसका प्रभाव होता है एक देश के आर्थिक क्रियाकलाप पर। देश का आर्थिक क्रियाकलाप होता है जब बेरोजगारी एक बड़ा हिस्सा बन जाता है किसी देश का, तो उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उसका भार देश के जो अर्थव्यवस्था है उस पर पड़ता है। तो हम इसमें बात कर सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर जनभार का प्रभाव। देश की अर्थव्यवस्था पर बेरोजगार जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। तो जनसंख्या के भरण पोषण के लिए तो क्योंकि आप बात जनरली व्यावहारिक रूप से बात करें देख सकते हैं जैसे व्यवस्था में बेरोजगारी क्योंकि देश के अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। इस प्रकार से बात कर सकते हैं कि बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार के प्रभाव यहाँ पर पड़ते हैं। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक और रह गया है क्योंकि हम बात कर सकते हैं किस प्रकार से एक परिवार, किस प्रकार से एक गाँव अपने लिए खुद परिसंपत्ति बन जाता है, खुद संसाधन जुटाता है, किस प्रकार से अपने आप को इस्तेमाल करता है। किस प्रकार से परिवार एक परिसंपत्ति बनता है उसके बारे में बात करते हैं। एक गांव होता है उसमें सारे के सारे लोग किसान होते हैं, जीवन यापन अपना करते हैं कृषि कार्यों की मदद से। क्योंकि सभी लोग कृषि कार्य में जुटे होते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य करते हैं। उनमें से एक परिवार अपने एक बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भेज देता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो बच्चा गाँव आता है, वहाँ से वो कृषि या एग्रीकल्चर से बात कर लीजिए, कृषि संबंधी डिग्री हासिल करने के साथ शैक्षिक ज्ञान जो हमारे कृषि का उचित ज्ञान लेकर के गांव में आता है, वो अपने उस माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से शिक्षा की तकनीकों को बदलता है, एक अच्छे हल का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से उस देश उस क्षेत्र में कृषि कार्य की तकनीक आने के बाद से कृषि कार्य आसानी से और अच्छे तरीके से किया जाना प्रारंभ हो जाता है। उसकी वजह से लोगों के पास अधिक पैसा आना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, उसी गांव के जो इच्छुक व्यक्ति हैं अपनी एक बेटी को बाहर भेजते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वहाँ से वो सिलाई सीख करके आती है, सिलाई के माध्यम से वो अपने ही गांव में एक सिलाई का केंद्र स्थापित करती है, साथ साथ गांव की अन्य लड़कियों को सिलाई का कार्य सिखाती है। सिलाई का कार्य गांव में विकसित हो जाने की वजह से वहाँ के लोग अपने जो कपड़े हैं वो अपने गाँव में सिलाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जब वो बाहर जाते थे कपड़े सिलाने के लिए उसकी वजह से उनका बहुत अधिक समय व्यर्थ हो जाता था। लेकिन जब गांव में उनको सिलाई का केंद्र
मिल जाता है तो गांव में सिलाई के माध्यम से ही अपने कपड़े गांव में सिल पाते हैं। जो समय बच जाता है उस समय को अपने विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, कृषि कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से गांव के लोगों को महसूस होता है कि गांव में एक स्कूल होना चाहिए। तो जो व्यक्ति बाहर से जो लगा है बाहर से शिक्षा ग्रहण करके आता है, गांव में विद्यालय खोलता है, जिसके माध्यम से सब लोग मिलकर के एक टोली बनाते हैं, विद्यालय खुल जाता है। उसके माध्यम से लोग सभी सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उस गांव का शैक्षिक स्तर भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से देश उस छोटे से गाँव में मनुष्य ने खुद को किस प्रकार से, उस गाँव के लोगों ने किस प्रकार से अपने लिए खुद परिसंपत्ति बनाया, ये हमने देखा। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हुआ है। जो आपको क्वेश्चन कराने थे उनका मैं एक फ़ोटो आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। और अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।